मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको जॉन लॉक का राजनीतिक चिंतन को योगदान के बारे में बताऊंगा। अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जॉन लॉक का विशिष्ट योगदान है और वो योगदान इस प्रकार से है, एक एक करके मैं आपके सामने उसको गिना रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहला हम इसमें लेते हैं, जैसा कि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। उसने अपने विचारों के माध्यम से उदारवादी सिद्धांतों का श्रीगणेश किया। उसके प्रमुख विचार सत्ता का स्रोत जनता होती है, शासन जनसहमति पर आधारित होना चाहिए, शासन की शक्ति सीमित और मर्यादित होनी चाहिए आदि उदारवाद के आधार स्तंभ हैं। वस्तुतः है लॉक का दर्शन उदारवाद की अंतरात्मा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उदारवाद का जो मुख्य जो बातें हैं वो जैसे सत्ता का स्रोत जनता होती है, जनता से ही शासन को शक्ति मिलती है, सत्ता को ताकत मिलती है, जनता ही सत्ता का निर्माण करती है और शासन जनसहमति पर आधारित होना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का शासन का स्वरूप हो, वो उसके लिए जनसहमति पर आधारित होना बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। और एक शासन है वो मर्यादित और सीमित होना चाहिए, क्योंकि आप उसको बिल्कुल निरंकुश अधिनायक वाली स्थिति में पहुंचा दोगे, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा, तो फिर वो शासन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि जॉन लॉक है वो ये जो विचार देकर कि सत्ता का स्रोत जनता है, सत्ता के लिए जनसहमति, शासन के लिए जनसहमति आवश्यक है और शासन की शक्ति सीमित और मर्यादित होनी चाहिए। तो ये उदारवाद को उनको ये विचारधारा कि वो निश्चित रूप से जनक, पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रकार से वो जनक कहे जा सकते हैं। पहली बार उन्होंने इस प्रकार के ये विचार अपने दर्शन में, चिंतन में प्रकट किए। दूसरा, लॉक के राजदर्शन में व्यक्तिवाद का प्रबल पोषण मिलता है। व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकारों से विभूषित कर व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा को स्वीकार कर सार्वजनिक हितों पर व्यक्तिगत कल्याण के संदर्भ में विचार करने का सुझाव देकर लॉक ने व्यक्तिवाद की सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार की है। इसमें देखो जो लॉक के दर्शन है, विचार हैं, इसमें व्यक्तिवाद को पूरा पोषण मिलता है, इसको पुष्ट किया गया है। जैसे हम प्राकृतिक अधिकारों की बात करें तो वो प्रत्येक व्यक्ति को वो अधिकार हैं, तो और इसी प्रकार से सार्वजनिक हित हैं, उसमें भी जैसे हम ये कहें कि बहुमत
और अल्पसंख्यक एक और बहुमत है, एक और संख्या में बहुत कम है, अल्पसंख्यक हैं, तो यहाँ पर एक एक व्यक्ति के हितों का संरक्षण होना चाहिए। ये नहीं है कि सार्वजनिक हित में हम कोई एक या कुछ लोगों के हितों को भुला दें, ऐसा नहीं है। एक और व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा का इसमें दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से लोग हैं वो व्यक्तिवाद के प्रबल समर्थक हैं और व्यक्तिवाद को उन्होंने एक प्रकार से बढ़ावा दिया है और उसकी व्यक्तिवाद की जो नींव है उसको बड़ा सुदृढ़ किया है और सुदृढ़ भी किया है और आगे के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तीसरा, जनता की सहमति पर आधारित वैधानिक शासन का विचार लॉक की महत्वपूर्ण देन है। लॉक सीमित शक्तियों वाले और शासित वर्ग की इच्छा पर आधारित शासन की धारणा का प्रतिपादन करने वाले प्रथम विचारकों में से हैं। मैक्सी के अनुसार लॉक से पूर्व किसी राजनीतिक विचारक ने इतने स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत की स्थापना नहीं की थी कि यदि कोई शासन प्रजाजनों की सहमति पर आधारित न हो तो वह अवैध तथा निराधार माना जाएगा। वो निराधार होता है। तो यहाँ पर लॉक साहब, जॉन लॉक है, वो वही कह रहे हैं कि एक शासन को उसकी वैधानिक स्थिति, वैधता जो है वो कब मिलती है। तो ये उसका महत्वपूर्ण विचार है। सीमित शक्तियों और शासित वर्ग है उसकी इच्छा पर आधारित शासन की धारणा का प्रतिपादन करने वाले वो पहले विचारक हैं और मैक्सी साहब ने भी ये इन्हीं बातों को अपने शब्दों में पुष्ट किया है। और यहाँ तक इसमें ये बड़ा एक आधार इसमें है कि प्रजाजन की सहमति पर आधारित न हो तो वह अवैध तथा निराधार होता है। कोई भी शासन है, कोई भी, तो वो जनता की सहमति, प्रजाजनों की सहमति पर आधारित ही होना चाहिए। ये बार बार इन्होंने इसको पुष्ट किया है। अगला, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को लॉक की सबसे विशिष्ट देन है। उसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मनुष्य के जन्मसिद्ध प्राकृतिक अधिकार मानते हुए ये कहा कि राज्य का कर्तव्य इनकी रक्षा करना है। वह किसी मनुष्य को कभी इससे वंचित नहीं कर सकता। यदि कोई राज्य ऐसा नहीं करता है तो व्यक्ति को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। इसी से प्रेरित होकर अधिकांश राज्यों ने आजकल अपने संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया है। तो देखो, विश्व में वो पहले विचारक थे जिन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार होते हैं। और राज्य का उदय, एक राज्य का महत्व, उसकी उपादेयता या उसका अस्तित्व इस बात के लिए है कि वो व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा। वो राज्य इन अधिकारों को छीन नहीं सकता, इनको कम नहीं कर सकता, बस उसकी ड्यूटी है इनकी रक्षा की जाए। यदि कोई राज्य इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है, नहीं करता है, और जनता ये महसूस करती है कि मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं, मात्रा में कम किए जा रहे हैं, तो वो उसके विरुद्ध, शासन के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। और आजकल विश्व के जो राज्य हैं, देश हैं, उनके जो संविधान हैं, उनमें एक मौलिक अधिकारों के रूप में इनको रखा जा रहा है। तो ये जो हमारे भारत के संविधान में भी रखा है और भी संविधानों में रखा जा रहा है, तो इसका आधार वही है, प्राकृतिक अधिकार। लॉक ने जो प्रतिपादित किया है वही पृष्ठभूमि है इसकी। अगला, मोंटेस्क्यू
से वर्षों पूर्व शासन को 3 अंगों में विभाजित कर उसने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का भी बीजारोपण किया। मोंटेस्क्यू से बहुत पहले भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अधिकार हैं, उनको किसी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए। पर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ताकतवर का मतलब वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका शक्ति एक ही व्यक्ति में शामिल हो जाएं, एक ही व्यक्ति इनका प्रयोग करने लग जाए तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो जॉन लॉक ने इन तीनों प्रकार की शक्तियों को अलग अलग करने का सुझाव दिया कि ये एक जगह नहीं, इनका अलग अलग कानून निर्माण करने वाली संस्था अलग हो, लागू करने वाली अलग, फिर वो सही प्रकार से चल रहा है कि नहीं चल रहा, न्यायपालिका का। तो इस प्रकार से शक्तियों का पृथक्करण का जो मोंटेस्क्यू ने आधिकारिक रूप से दिया, पर बीज रूप में इसके दर्शन हम लॉक के दर्शन में कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा उनका योगदान है। ऐसा कहा जाता है कि उपयोगितावाद की शुरुआत भी लॉक से ही हो जाती है। लॉक ने व्यक्ति के आत्मिक उत्थान के साथ साथ भौतिक उत्थान को भी समन्वित करने की चेष्टा की। अपने लेटर्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, उनके जो पत्र थे उसमें लेटर्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में लॉक ने सुख और दुख के सिद्धांत की खोज की और ये बताया कि दुख की कमी और सुख की अधिकता ही किसी वस्तु की उपयोगिता निर्धारित करती है। इस उपयोगितावाद को मानव स्वभाव के साथ संबंध कर लॉक बेंथम के राजनीतिक पूर्वज लगते हैं। तो हम उपयोगितावाद को बेंथम जी से जोड़ते हैं, बेंथम से जोड़ते हैं उनका उपयोगितावाद। पर उससे भी पूर्व व्यक्ति के आत्मिक उत्थान और भौतिक उत्थान को समन्वित उनमें कोऑर्डिनेशन करते हुए उन्होंने जो अपना लेटर्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में ये सिद्ध किया है कि सुख और दुख के सिद्धांत की खोज की और ये बताने की कोशिश की कि दुख की कमी और सुख की वृद्धि ये किसी वस्तु की उपयोगिता को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेंथम से पहले उन्होंने उपयोगितावाद के लिए ये पृष्ठभूमि तैयार कर दी। और हम मूल्यांकन के रूप में कह सकते हैं फ्रांस और अमेरिका की जनक्रांति पर लॉक के विचारों का प्रभाव पड़ा। 20वीं शताब्दी में एशिया में होने वाली सभी राज्य क्रांतियाँ जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उससे प्रभावित रहे। अमेरिका के संविधान निर्माता लॉक की ट्रीटाइजेज को बाइबल की तरह पवित्र मानते हैं और राजसत्ता जनसम्मति पर आधारित ही रह सकती है। इस घोषणा से साम्राज्यवाद और निरंकुशतावाद की शासन प्रणालियों की नींव हिलाकर नींव हिल गई और साम्राज्यवाद और निरंकुशतावाद का पतन हमारे आंखों के सामने हमने हमारे पूर्वजों ने देखा है। तो इसके आधार पृष्ठभूमि के रूप में लॉक के दर्शन का ही प्रभाव था, उनकी देन का ही प्रभाव था। तो इस प्रकार से आज हमने ये राजनीतिक चिंतन को लॉक का जो देन है उसके बारे में आपके सहयोग से ये थोड़ा सा हमने विचारों का आदान प्रदान किया और आपने ध्यानपूर्वक इसको सुना और समझने का प्रयास करना और भी समझने का अपने स्तर पर प्रयास करना, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।